गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू ambitiousbaba.com। तो आज का टॉपिक है जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 12 मई को जो पूरी देश को संबोधित करते हुए बोला कि 20 लाख करोड़ पैकेज आत्मनिर्भर भारत पैकेज, भारत पैकेज के जिक्र किया उन्होंने। और उसके बाद लगातार ही हम लोग की फिनांस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी आई और उन्होंने कॉन्फ्रेंस किया और हर दिन एक कुछ पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन बताया कि कैसे कैसे पैकेज बनेगा, कैसे कैसे पैकेज होगा। तो ये आइए उसे देखते हैं और मुझे लगता है कि इस वीडियो के अंत तक आपको ये क्लियर हो जाएगा कि किस पैकेज में किस स्ट्रक्चर पे ज़्यादा खर्च किया गया है, ज़्यादा ध्यान दिया गया है, कौन सी एरिया, कौन से सेक्टर ऐसे हैं जिस पे पूरे पैकेज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, जिसे आइडेंटिफाई किया गया है कि कौन से क्रिटिकल एरिया है, कौन से और डेवलपिंग एरियाज हैं, उसको ध्यान दिया जाएगा। तो इस वीडियो के अंत तक आपको ये क्लियर हो जाएगा कि पूरी पैकेज की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। तो आइए इस वीडियो को देखते हैं। और उस वीडियो को देखने से पहले एक चीज़ समझते हैं कि देखिए निर्मला सीतारमन जी 5 दिन तक लगातार कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने इस तरह के डिफरेंट जो हैं क्या कहते हैं ट्रेंचेज में पैसे को दिया 5 लाख। अगर उस दिन 12 मई का अगर प्राइम मिनिस्टर जी का संबोधन अगर आप लोग देखें तो उन्होंने बोला कि 20 लाख करोड़ पैकेज जो है, 20 लाख करोड़ पैकेज का उन्होंने आत्मनिर्भर भारत के अंदर अनाउंस किया, 20 लाख करोड़ का। ठीक है। और अभी यहाँ देखो टोटल 21 लाख करोड़ के आसपास आ गया है। तो ये थोड़ा सा ठीक है, ये थोड़ा सा 20 लाख करोड़ का पैकेज को इन्होंने पूरा डिस्क्राइब किया है। पहले ट्रेंच में उन्होंने 5,94,550 करोड़ दिया, फिर ट्रेंच 2 में 3 लाख 10, ऐसे ऐसे करके इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया। और टोटल देखने पे और अर्लियर मेजर्स जो पहले ली जा चुकी थी प्रधानमंत्री ये जीकेपी योजना के तहत, उसमें 1,92,000 करोड़ मिल चुका है। आरबीआई ने मेजर लिया है 8 लाख 1 करोड़ का नियर अबाउट। तो ये सब मिला के टोटल 20-21 लाख करोड़ के आसपास का बनता है पैकेज। तो हमें ये बेसिकली ये अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं समझना है। अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन समझने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा हम लोग को एग्जाम पर्सपेक्टिव से। हम लोग को समझना है कि पैकेज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ। ठीक है, पैकेज डिस्ट्रीब्यूट किस किस एरिया में हुआ। लेकिन इस पैकेज डिस्ट्रीब्यूशन से पहले मैं आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ बताने की कोशिश करता हूँ। आप एक बार समझिए, देखिए पैकेजेस पैकेजेस जो भी आते हैं, पैकेज जो भी रिलीज होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, वो कई तरह के होते हैं। जैसे कि देखो एक पैकेज होता है मॉनेटरी पैकेज। मॉनेटरी पैकेज मॉनेटरी पैकेज में क्या होता है? मॉनेटरी पैकेज में रिजर्व बैंक को या किसी भी बैंक को बांटने के लिए बैंकों को पैसा दिया जाता है और बोला जाता है कि आप इसको पैसा आगे डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। ठीक है। डायरेक्ट हेल्प होती है कस्टमर को, डायरेक्ट जैसे डी टू बी है, डायरेक्ट टू बैंक अकाउंट। इस तरह के जो पैकेजेस अनाउंस होते हैं वो उसको मॉनेटरी पैकेज में रखते हैं। ठीक है। दूसरा पैकेज होता है एक फाइनेंशियल पैकेज। फाइनेंशियल पैकेज में क्या होता है, गवर्नमेंट जो है अपने तरफ से किसी किसी रूल को थोड़ा सा लाइट कर देती है, थोड़ी सी ईज कर देती है। ईज करने से होता क्या है कि थोड़ा सा रिलैक्सेशन हो जाता है और लोग ज़्यादा बैंक्स और नाबार्ड और जो इस तरह की इंस्टीट्यूशन है, एनबीएफसी कंपनीज हैं, वो मार्केट में पैसा लेकर आती हैं, फिर कंज्यूमर उसको लोन ले लेता है। लोन लेने के बाद उसे रिपे भी करता है। तो इसमें पैसा कौन दे रहा है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। पैसा ले कौन रहा है? कंज्यूमर। कंज्यूमर रिपे किसको कर रहा है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को। तो इसमें भी गवर्नमेंट का कोई ज़्यादा रोल होता नहीं है। ठीक है। फाइनेंशियल पैकेज में, मॉनेटरी पैकेज में भी गवर्नमेंट अनाउंस कर देती है कि आरबीआई की तरफ से ये पैसा है या ऐसे पैसे पैकेज है, वो मॉनेटरी में आता है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पैकेज होता है फिजिकल पैकेज। फिजिकल पैकेज में होता क्या है, ये जो बर्डन होता है फिजिकल पैकेज, ये आता है गवर्नमेंट की तरफ से। ये गवर्नमेंट की तरफ से एडिशनल लायबिलिटी होती है, गवर्नमेंट की एडिशनल लायबिलिटी होती है। इसका पैसा, ये पैसा कहाँ से आता है? ये गवर्नमेंट निकालती है पैसा को। तो अगर इस पूरे पैकेज में अगर समझा जाए, 20-21 लाख करोड़ का जो पैकेज है, उसमें एक रिपोर्ट में, तो बार्कलेज की एक रिपोर्ट में इस बार बताया गया है कि ये टोटल पैकेज जो है उसमें जो फिजिकल पैकेज के तहत जो आ रहा है वो मात्र 1.5 लाख करोड़ है। 1.5 लाख करोड़ है, जो कि इंडिया के जीडीपी का अगर देखा जाए तो 0.75% हुआ। ठीक है। तो उनका तो बार्कलेज की रिपोर्ट में इसने क्लियर किया है। लेकिन हम लोग यहाँ पे किसी भी फाइनेंशियल पॉलिटिकल व्यू से बात नहीं करेंगे। हम लोग को बस ये समझना है कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन और कौन से एरिया में खर्च हुआ। क्योंकि अपोनेंट ने क्या बोला और पॉलिटिकल व्यू उसका क्या है और बार्कलेज की रिपोर्ट क्या बोलती है, ये सब तो ठीक है। ये एक सब तो एक चुनावी मुद्दा भी हो सकता है और आपको एक मतलब एक इन्फॉर्मेशन है जो कि आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव नहीं होती है। तो उसमें डिबेटेबल पॉइंट पर हम लोग जाएंगे नहीं। हम लोग बिल्कुल क्लियर देखेंगे, सीधी सीधे चीज़ों को देखेंगे कि क्या क्लियर दिख रहा है हमें और क्या हमें करना है। और आप सब लोग को भी मैं ये बार बार कह रहा हूँ कि एग्जाम के हम लोग जो भी वीडियो बनाते हैं, उस वीडियो को बनाने का मेन एम जो है वो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव और आपके नॉलेज पर्सपेक्टिव दोनों है। नॉलेज पर्सपेक्टिव से आपकी आइडियोलॉजी बनेगी और एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपके एग्जाम्स क्लियर होंगे। तो आप भी इस चीज़ को ambitious.com को जब जब जो भी फॉलो करते हैं, जितने भी स्टूडेंट फॉलो करते हैं, इस वीडियो को पूरा आराम से देखें, समझें कि क्या इससे क्वेश्चन बन सकता है और क्या इससे नॉलेज बन सकता है।
इसमें डिबेट में नहीं जाना और इसमें किसी भी पॉलिटिकल व्यू में नहीं जाना, ठीक है। तो पहला दिन का रिपोर्ट देखिए, mrspower.com के अगर आप साइट पे जाएंगे तो पहले दिन का हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था, निर्मला सीतारमन जी ने 13 मई को क्या क्या अनाउंस किया। उसमें हम लोगों ने एक चीज़ क्लियरली दिखाई थी, कोलेटरल फ्री लोन। कोलेटरल फ्री लोन का मतलब समझाया था कि उसमें नो पर्सनल गारंटीज रिक्वायर्ड, और ये किसको मिलेगा ये भी एक उसमें स्टार मार्क था, टर्म्स एंड कंडीशंस था। फिर स्ट्रेस्ड एमएसएमई को जो भी 2 लाख करोड़ देने की बात कही गई थी, 20,000 करोड़ देने की बात कही गई थी। फंड टू फंड फ्रेमवर्क बताया गया था, मदर डॉटर फ्रॉम मदर डॉटर, जो अगर अच्छा कर रही है और भी अच्छा करना चाह रही है एमएसएमई, वो कैसे खर्च करेगी, उसके लिए 50,000 करोड़ का दिया गया था, इन्फ्यूज़ किया गया है। पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम 2.0 इनको दिया गया है। गवर्नमेंट टू पे पीएफ फॉर द बोथ बिजनेस एंड द वर्कर्स, गवर्नमेंट 24% 12+12% का जो 3 महीने के लिए और एक्सटेंड कर दी है, 24% गवर्नमेंट जमा करेगी, बाकियों के लिए पीएफ कंट्रीब्यूशन 10 हो गया। देखो अब जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ समझते हैं कि लोअर पीएफ कंट्रीब्यूशन ऑफ द 10%, देखो इसमें क्या है, ये 12% किसको देना था, 12% एम्प्लॉयर को देना था। किसे देना था, एम्प्लॉय को देना था। तो ये पैसा तो एम्प्लॉय को मिल ही रहा था, ये तो एम्प्लॉय को आज ना कल तो इसको पीएफ अकाउंट में ही जा रहा था ना। मैं यहाँ एग्जांपल से समझाना चाह रहा हूँ। तो इसमें क्या हुआ, अभी क्या हुआ, अभी कंडीशन क्या है कि अभी ये जो 12% में से 10% जो है जमा होगा पीएफ अकाउंट में, और 2% कैश इन हैंड मिल जाएगा। 2% कैश इन हैंड अगर एम्प्लॉयर इसको दे दिए है, या वो जो 12% को बोल रहे हैं कि जो एम्प्लॉय को 12% देना था उसमें से 10% जमा होगा और 2% उसके हाथ में मिल जाएगा। ये पैसा तो उसी का है ना, ये पैसा तो एम्प्लॉय का ही है जो अल्टीमेटली इस ब्रेकअप में मिल रहा है। पहले 12 और 0 था और अब ब्रेकअप 10 और 2 है। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें गवर्नमेंट की कोई एडिशनल लायबिलिटी नहीं हुई ना, गवर्नमेंट की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से उनका पैसा खर्च नहीं हुआ। ये तो हमारा ही पैसा था जो कि कैश इन हैंड मिलने लगा, पहले किसी और अकाउंट में जमा हो रहा था। तो इस तरह की पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी नहीं है, तो इस तरह की पॉलिसी जो है क्या कहते हैं, फाइनेंशियल पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी में आता है, फिजिकल पॉलिसी नहीं है और पैकेज नहीं है। और देखो पैकेज की जहाँ बात होती है ना, पैकेज तो हर साल पैकेज आता है, हर साल पैकेज। ऐसा कोई कोई साल सुने हो क्या कि कुछ पूरे साल में कोई पैकेज ही नहीं आया? ऐसा नहीं होता ना, पैकेज आता है, लेकिन इसको बहुत खूबसूरती से इस बार गवर्नमेंट ने उसे बहुत खूबसूरती से उसे डिक्लेयर किया कि इस पैकेज को ऐसे करेंगे, 20 लाख करोड़ का पैकेज बन गया टोटल टोटल। तो ये एक थोड़ा सा ये गुड स्टेप है, इट्स यू कैन से इट्स स्मार्ट मूव बाय द गवर्नमेंट। तो ठीक है, ये भी देख लेते हैं। तो इन्होंने फर्स्ट ट्रेंच में 5,94,050 करोड़ का जो भी डिस्ट्रीब्यूशन था, ठीक है। आओ सेकेंड डे पे आते हैं। तो सेकंड डे में देखोगे तो फ्री फूड ग्रेन सप्लाई टू द माइग्रेंट वर्कर्स फॉर द 2 मंथ्स, 2 मंथ्स के लिए इन्होंने 3,500 करोड़ का इंजेक्शन बताया। इसमें 5 kg ऑफ ग्रेन्स मिलेगा पर पर्सन, और 1 kg चना की बात की गई थी पर फैमिली मिलेगा, 2 मंथ तक इसको करेगा। इससे करीबन 8 करोड़ माइग्रेंट्स को फायदा होगा 3,500 करोड़ में, ठीक है। मुद्रा मुद्रा शिशु लोन में इंटरेस्ट सबवेंशन की बात की गई 2% की तरफ से। इसमें लोन मोटोरियम भी किया गया है कि ईएमआई बाद में भी दिया जा सकता। स्ट्रीट वेंडर जो होते हैं उनको स्पेशल क्रेडिट फैसिलिटी दी गई है 5,000 करोड़ की। स्ट्रीट वेंडर फैसिलिटी के केस में तुम्हारा करंट पोर्टफोलियो अगर देखोगे तो इसमें करीबन कितने 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को फायदा होगा, 50 लाख स्ट्रीट वेंडर को फायदा होगा। और वर्किंग कैपिटल जो इनिशियली होगी इसमें 10,000 इन्होंने जिक्र किया है, 50,000 वेंडर को फायदा होगा, करीबन 5,000 करोड़ तक फायदा मतलब होगा। तो इस तरह की स्कीम बस ये हो जा रहा है कि मैंने ये पैकेज अनाउंस किया है और इस पैकेज से आपको ये फायदा होगा, 5,000 करोड़ का फायदा होगा। हाउसिंग क्लास एमआईजी में 70,000 करोड़ इन्होंने इन्फ्यूज़ किया है। एडिशनल इमरजेंसी वर्किंग, जैसे कि आपकी कुछ भी क्या कहते हैं खाद्य पदार्थ का जो भी वो होता है मिनरल्स के लिए, तो आपके क्रॉप्स के लिए, उसके लिए इन्होंने पैसा इन्फ्यूज़ किया 30,000 करोड़। और एडिशनल क्रेडिट थ्रू द किसान क्रेडिट स्कीम, इसके लिए आपको इन्होंने 2 लाख करोड़ के आसपास लिया हुआ है। तो दूसरे दिन का देखा जाए तो पूरे का पूरा, अगर हाँ एक चीज़ याद रखो, अगर हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट करें ट्रेंच 1 से ट्रेंच 2 तक, तो डे वन में अगर देखा जाए तो सबसे पहला बिजनेस के लिए पे ध्यान दिया गया, बिजनेस पे ध्यान दिया गया, बिजनेस पे, ठीक है। डे टू का अगर पूरा पूरा अगर मोटिव देखें, डे टू का पूरा पूरा मोटिव है बेसिकली फार्मर्स, माइग्रेंट वर्कर्स, फार्मर्स, पुअर्स, इन पे ध्यान दिया गया है। चलो तीसरे दिन का देख लेते हैं। तीसरे दिन का पूरा पूरा ध्यान जो है वो एग्रीकल्चर पे दिया गया है, एग्रीकल्चर पे दिया गया है। एग्रीकल्चर पे देने का क्या मतलब है, देखो यहाँ फूड माइक्रो इंटरप्राइजेज में पैसे डाले गए हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में ये डाला गया है 20,000 करोड़। अब देखो मत्स्य संपदा योजना की जब बात हुई, ये पिसीकल्चर के बारे में समझ लो, मछली के बारे में, तो इसमें बंगाल की तरफ से एक मातृ स्मृति भी डाला गया है स्कीम।
तो ये अलग स्कीम है, मैं बस यहाँ से लिंक करने के लिए बोला कि याद रखना कि इस तरह का स्कीम अगर याद रहे तो मद्री स्मृति स्कीम भी है बैंगलोर की तरफ से। फिर टॉप टू टोटल ऑपरेशन जिनकी बात की गई है, जितने भी टॉप टू बॉटम डाउन, टॉप टू डाउन अप्रोच तक जितने भी कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं, जितने भी आइटम्स यूज़ होते हैं ऑपरेशन ग्रीन के लिए, वो 500 करोड़ का उसमें इंजेक्शन किया गया है। 1,00,000 करोड़ एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में दिया गया है। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में क्या-क्या आ जाएगा? इसमें इसमें जो फाइनेंसिंग फैसिलिटी जो है 1,00,000 करोड़ की बात की गई है। इसमें प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सर्विसेज, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह फंड्स विल बी क्रिएटेड इमीडिएटली इसमें बोला गया है। और टॉप टू ग्रीन जो अप्रोच बताई जा रही है, देखो अभी तक सप्लाई चेन मैनेजमेंट थोड़ा-सा डिस्टर्बिंग रहा है इंडिया की तरफ से एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू में। मतलब खरीद कोई भी चीज़ प्रोक्योरमेंट करने की अगर इनको कुछ क इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत है, इनको कुछ अगर इंडस्ट्रियल क्या कहते हैं इक्विपमेंट की ज़रूरत है, उस तरीके का जब भी रहता है तो किसानों को बहुत दिक्कत होती है। तो इन्होंने ऑपरेशन ग्रीन में प्रोक्योरमेंट ऑफ दैट इक्विपमेंट को भी कवर किया है। फिर एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में 4,000 करोड़ है। बी कीपिंग इनिशिएटिव में 500 करोड़ है। तो इस तरह करके अगर पूरा देखा जाए तो डे 3 का जो सबसे बड़ा कंसंट्रेशन था वो 1 डेढ़ लाख करोड़ का, वो पूरा एग्रीकल्चर में था। डे 4 को अगर आप डे 4 और डे 5 को अगर आप डिवाइड करो तो डे 4 मेनली फोकस करता है न्यू हराइजन या स्ट्रक्चरल रिफॉर्म पे। डे 4 का पूरा जो फंडा है वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म पे है। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म अभी समझ लेंगे क्या-क्या है। और डे 5 का अगर देखा जाए तो डे 5th जो रहेगा वो पूरी गवर्नमेंट की इनेबलर्स रही है या गवर्नमेंट की कोई नीति रही है, रिफॉर्म्स रही है, ठीक है? तो डे 4 में अगर देखा जाए, डे 4 में इन्होंने बहुत चीज़ कवर की है। सब डे 4 का सबसे इम्पोर्टेंट जो हाइलाइट्स था वो कोल, मिनरल, डिफेंस और इलेक्ट्रिक। देखो कोल में उन्होंने क्या किया, कोल में उन्होंने ये क्लियर कर दिया कोल सेक्टर में कि जो भी इम्पोर्ट अब बाहर से सब्स्टिट्यूट कोल जो बाहर से इम्पोर्ट हो रहा है, जो भी सब्स्टिट्यूट कोल बाहर से इम्पोर्ट हो रहा है उसको अब रिड्यूस करेंगे। रिड्यूस करने का क्या मतलब है कि अपने यहाँ प्रोड्यूस करेंगे मतलब सेल्फ रिलायंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत में कोल का सब्स्टिट्यूट कोल का इम्पोर्ट को रिड्यूस करेंगे। दूसरा क्या इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने दिया है, इसमें दिया है कि कंपटीशन देयर विल बी कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि इसको में प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करने की बात कर दी गई है। प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करने से क्या होगा, जो स्टेट गवर्नमेंट की मोनोपोली है उसको खत्म करने की बात बोली गई है। स्टेट गवर्नमेंट की मोनोपोली को खत्म करने की बात की गई है। और इसमें बोला गया है कि अब खनन में किसी भी तरीके के बिड में प्राइवेट सेक्टर ये सारे सेक्टर्स के लिए ओपन रहेगा। तो कोई भी कोयला खनन का खरीद सकता है और बेच सकता है, ठीक है? इसकी बात की गई है तो प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन हो गया। इसमें करीबन 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का इन्होंने बात किया है कि 50,000 करोड़ जो भी खनन उसमें उत्पादन में लगता है, जो भी बेचने में, प्रोक्योरमेंट में या सेल करने में जो भी पैसा खर्च होता है उनके लिए ये स्टेप्स लेंगे। डिफेंस में उन्होंने बोला, अब उस दिन डिफेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट रहा था डे 4 के लिए। डिफेंस में उन्होंने ये कहा कि अब हम मेड इन इंडिया कांसेप्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को इंडिया में बनाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को इंडिया में कवर करेंगे। और यहाँ तक कि डिफेंस के सेक्टर में इन्होंने ये डिसीजन लिया है कि 49% जो एफडीआई हुआ करती थी, 49% जो एफडीआई हुआ करती थी उसको बढ़ा के उन्होंने 74% कर दिया है, ठीक है? और इसके लिए और एक और चीज़ यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, अब इसमें भी प्राइवेट सेक्टर का इन्होंने इंटरवेंशन की बात की है प्राइवेट सेक्टर की। और यहाँ तक ये भी कहा गया है कि आईएस इसरो की फैसिलिटी को प्राइवेट सेक्टर जो है यूज़ कर सकता है। ये देखो बहुत बड़ी बात है प्राइवेटाइजेशन की। ये उस दिन डे 4 का अगर देखा जाए, डे 4 के लिए जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की बात हो रही है, उसमें सबसे बड़ा पॉइंट जो मैंने एक कल वीडियो बनाया था कि क्या सारी सरकारी अनुग्रह विभाग क्या प्राइवेट हो जाएगी। उस वीडियो को आप लोग एक बार ambitious.com के उस वीडियो को जाके एक बार आप लोग देख लो। उसमें बिल्कुल क्लियर किया गया है कि क्या-क्या गवर्नमेंट बोली है। तो प्राइवेटाइजेशन की बात अभी बहुत ही ज़्यादा लाइमलाइट में चल रही है। बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक है अभी। तो ये इन्होंने ये क्लियर किया गया। फिर एविएशन सेक्टर में उन्होंने बोला, एविएशन सेक्टर में भी देखो अभी इंडिया जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे ध्यान देने के लिए। इंडिया के लिए ऊपर जो एयर स्पेस है वो सिर्फ 60% अभी फ्री है। 60% फ्री है मतलब बाकी का 40% इंडिया एविएशन के लिए यूज़ नहीं कर पाता। क्यों नहीं यूज़ कर पाता? क्योंकि उसको एयर स्पेस के कारण सीज़ की गई है। अब उसको ज़्यादा से ज़्यादा खोलने की बात की गई है। तो ज़्यादा से ज़्यादा खोलने से क्या होता है कि पहले अगर ए से बी का डिस्टेंस, दिल्ली से बैंगलोर का डिस्टेंस अगर अभी थ्रू एयर अगर 1800 किलोमीटर है, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर 2600 किलोमीटर है तो इंडियन कई एयर स्पेस जो रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं कि इधर से ही घूम के जाना है, वो अब इस पे हट जाएगा और डिस्टेंस कम हो जाएगा। डिस्टेंस कम होने से अभी सीधे 1600 किलोमीटर हो जाएगा ऑन द एयर। तो 16 किलोमीटर कम होने से क्या होगी, पेट्रोल फ्यूल बचेगा, तुम्हारी कॉस्टिंग बचेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्टिंग बचेगी। छोटे फ्लाइट्स उड़ा सकते हैं तो बड़े फ्लाइट उड़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इंजन की कैपेसिटी कम होगा। तो इन सब चीज़ों को क्या कहते हैं, उन्होंने सब मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया है। देखो ये मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट कर देने का फ़ायदा क्या होगा, इसको इन्होंने अपने पैकेज में इंक्लूड कर लिया है, ठीक है ना? तो मेन कंसेप्ट ये है कि एविएशन सेक्टर का, हाँ, तो मेन कंसेप्ट ये है कि टोटल पैकेज
जो मैं बार-बार बोलता हूँ कि टोटल रिवॉर्ड पैकेज में क्या फ़ायदा हो रहा है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। अब इन्होंने 6 एयरपोर्ट को पीपीपी मॉडल पे करने की बात की है। 6 एयरपोर्ट अब नए आएँगे, वो पब्लिक टू प्राइवेट पार्टनरशिपिंग मॉडल पे चलेगा। अब पीपीपी मॉडल पे क्या होगा कि 6 एयरपोर्ट जब बनेंगे, उसका फ़ायदा करीबन इन्होंने बताया एयरपोर्ट अथॉरिटी को कम से कम फ़ायदा जो 540 करोड़ के आस-पास एनुअली हो रहा है, अब वो 1000 करोड़ के आस-पास पहुँचेगा। तो ये सब छोटी-छोटी चीज़ें हैं, ये सब चीज़ आपको बहुत ज़्यादा इसमें नंबर्स पे नहीं जाना है, नंबर्स समझना है। जैसे कि अभी मैंने एयर स्पेस की बात की कि एयर स्पेस अब रिलीज़ हो जाएगा 60% से ज़्यादा हो जाएगा। तो वहाँ से रिस्ट्रिक्शंस वो हट जाएँगे फ्लाइट को उड़ने में। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज़ आप समझ सकते हो। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं आपके एग्ज़ाम के लिए भी और आपके नॉलेज के लिए भी। ठीक है? फिर उन्होंने बोला कि 12 और प्राइवेट एयरपोर्ट्स पे ध्यान दिए जाएँगे। वो भी पब्लिक सेक्टर के प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलके करना होगा। तो इस तरह करके डे 4 का तो पूरा हाइलाइट जो था, चाहे वो डिफेंस सेक्टर हो, एविएशन सेक्टर हो, चाहे वो कोल मिनिस्टर हो या वो इलेक्ट्रिक। हाँ, इलेक्ट्रिक के उन्होंने बोला कि विद्युतीकरण को निजीकरण की जाएगी, विद्युत सप्लाई को। तो वो भी एक बहुत बड़ी बात है डिस्कॉम को प्राइवेटाइजेशन करने के लिए। तो फोर्थ डे का तो मेन ही कंसेप्ट ही लग रहा था प्राइवेटाइजेशन है। ठीक है, लेकिन प्राइवेटाइजेशन के लिए पूरा डिटेल्ड वीडियो msbaba.com के साइट पे है, आप लोग उसको देख लें। ठीक है, अब आते हैं हम लोग डे 5 पे। हाँ, तो डे 5 में देख रहे थे, डे 5 में उन्होंने क्या किया था, कुछ चीज़ें चेंजेज़ उन्होंने हेल्थ रिलेटेड किया, जो कि पहले से ही पैसा एलोकेट हो चुके हैं हेल्थ रिलेटेड स्कीम्स के लिए। 15,000 करोड़ पहले से ही डाला गया है पैसा हेल्थ सेक्टर को बढ़ाने के लिए। और सेकंड 5th डे का जो सब मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक अवे है, उन्होंने ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस की बात की है फिर से, ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस की। इसमें क्या है कि कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शंस जो पहले बिज़नेस को थोड़े से रिस्ट्रिक्ट बनाते थे, उसको उन्होंने रिलैक्स किया है। रिलैक्स करने से क्या होगा कि अब थोड़ी आसानी से, थोड़ा पहले की कंपैरिजन में थोड़ी आसानी से बिज़नेस की जा सकती है, ठीक है? और कई ऐसे जो वो थे, क्राइम्स थे, उसको उन्होंने क्रिमिनल क्राइम से मूव कर दिया है, क्रिमिनल क्राइम से हटा दिया है। क्रिमिनल क्राइम से हटाने से क्या फ़ायदा है? जैसे कि आप कुछ रजिस्ट्रेशन भूल गए या कुछ ऐसे अगर बिज़नेस में अगर आपसे छोटी-मोटी चूक हो गई है, तो छोटी-मोटी चूक को रिलैक्स करने की बात की गई है, उसको क्रिमिनल केसेज़ में नहीं लाने की बात की गई है। ये सब चीज़ पे ध्यान दिया गया है। तो मतलब कोशिश ये है कि पूरी तरह से आत्मनिर्भर भारत के लिए आपको बेसिकली इंडियन इंडियन पीपल को, इंडियन लोगों को एक चीज़ अब ध्यान रखना है कि मेन फोकस ये किया गया है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने बिजनेस को कैसे बढ़ा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा आप आत्मनिर्भर कैसे हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कैसे हो सके। तो इनसे अल्टीमेटली इफ यू सी कि इनडायरेक्टली इससे जीडीपी बढ़ेगा और सब कुछ फायदे होंगे, वो सब बात का है, लेकिन ये स्कीम है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, किसी भी स्कीम का दो फेज होता, तीन फेज होता है। एक तो प्लानिंग, जो अभी मोदी जी और निर्मला सीतारमन जी ने पूरा अनाउंस करके बता दिया अब आपको। देख, सेकंड इसका एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आपने प्लानिंग पूरी बना ली, एग्जीक्यूट कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, देन इट्स कंटिन्यूस मॉनिटरिंग एंड डेवलपमेंट, कंटिन्यूस डेवलपमेंट एंड मॉनिटरिंग। ठीक है, तो ये तीन फेज जब होता है ना, तब एक पैकेज को सक्सेस बोलते हैं। अभी हम लोग इस पैकेज, अभी तो इन्हें प्लानिंग हो गई, प्लानिंग बड़ी 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 बातें हो गई कि हाँ ये पैकेज है, ये 50,000 करोड़, ये 40,000 करोड़, मनरेगा में 40,000 करोड़ का एलोकेशन हुआ है। ठीक है, मनरेगा में लॉज में चेंजेस किए गए हैं, हेल्थ रिफॉर्म्स हुआ है, टेस्टिंग फैसिलिटी कोविड-19 के बारे में उन्होंने सब हेल्थ केयर में ऐड कर लिया, जो पहले से ही अनाउंस हो चुकी थी। तो इन सब चीज़ों पे बहुत ध्यान दिया गया है 5th डे। तो मैं अल्टीमेटली मैं आपसे वही कहना चाह रहा था कि जैसे कि ये सारी प्लानिंग फेज़ से जब ये एग्ज़ीक्यूशन फेज़ में जाएगा, तब चीज़ें और क्लियर होंगी, तब चीज़ें और क्लियर होंगी। और तब ये पता चलेगा कि ये जो पूरी जो राहत कोष जो दी गई है 20 लाख करोड़ की या 21 लाख करोड़ की, जो भी अनाउंस हुआ है, उसमें क्या-क्या ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कि सक्सेसफुली एग्ज़ीक्यूट हो गए। तो सक्सेसफुली एग्ज़ीक्यूशन इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर एनी पैकेजेज़। ठीक है? तो चलिए ठीक है, msbaba.com, अगर आप msbaba.com के लिंक, ये चैनल को फॉलो कर लीजिए टेलीग्राम पे, और इससे रिलेटेड कुछ भी और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक आती है, या अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी टॉपिक है जो कि आपके लिए बहुत समझना बहुत ज़रूरी है और आप उसको ओशियन में खो जा रहे हैं, गूगल ओशियन में आप खो जा रहे हैं और आप उसको समझना चाहते हैं अच्छे तरीके से, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपने क्या कहते हैं डाउट्स को डाल दो, हम लोग उस पे एक वीडियो बना देंगे। ठीक है, एक वीडियो उस पे बन जाएगा तो आपके लिए बहुत आसान होगा, इधर-उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, फिर करंट अफेयर्स आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। ठीक है, ये ऐप डाउनलोड कर लो। ऐप डाउनलोड करने से आपको करंट अफेयर्स हमेशा अपडेटेड रहोगे। और क्लास में तो और जैसा कि आपको सबको पता है कि हमारे सारे एक्सपीरियंस टीचर आपके साथ जुड़े हुए हैं सारे सब्जेक्ट्स में, तो उसको आप लोग एकदम अच्छे से फॉलो कीजिए। और देखिए, और ये बार बार जो प्राइवेटाइजेशन की बात चल रही है, एक चीज़ मैं आपको और ऐड कर दे रहा हूँ, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जितने भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो एक चीज़ को ध्यान रखें कि इस ये जो प्राइवेटाइजेशन की बात चल रही है, इसको आने में अगर वो इम्प्लीमेंट हो जाते हैं और अगर सारी बातें सही हैं, तो इसको इम्प्लीमेंटेशन करने में भी टाइम लगेगा। तो नाउ दिस इज़ द गोल्डन अपॉर्च्युनिटी फॉर एवरीवन। ठीक है? तो बस आप एक किसी एम को बनाकर उस पे आगे
फॉलो करना स्टार्ट करो और ट्राई टू अचीव इट सक्सेसफुली। ठीक है, टिल देन कीप गोइंग एड, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। वेल डन, थैंक यू।